नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं व्याकरण विभाग से वर्ण विचार को। क्या देखने वाले हैं? वर्ण विचार। अब ये वर्ण होते क्या हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंडित ना कर सकते हैं। हाँ, अ, ये जो ध्वनि निकल गई अ ध्वनि निकल गई, इसको हम कट कर सकते हैं क्या? नहीं। क, ख, ग, ये जो ध्वनि निकल रही है इसको हम आधे ध्वनि को ही आधा ध्वनि बना सकते हैं कि नहीं? है ना? ये होते हैं वर्ण, यानी कि ध्वनि चिन्ह कहलाते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि ध्वनि के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण की परिभाषा हम करेंगे क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को, इकाई यानी कि पार्ट, इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अ, क, ग, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम खंडित नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ हर एक भाषा पे अपनी एक वर्णमाला होती है ना? अपनी एक वर्णमाला होती है और हिंदी वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्ण तो हमने सीख लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वर्ण कहलाता है। और अब हम देख रहे हैं वर्णमाला। ठीक है बच्चों, अब वर्णमाला किसे कहते हैं? अब ये वर्ण जो होते हैं, अ के बाद आता है आ के बाद ई के बाद ई के बाद ऊ के बाद फिर से ऊ। हाँ, इस प्रकार से एक के बाद एक, यानी कि क्रमबद्ध रचना इनकी होती है। ठीक है, जिस प्रकार से फूलों की माला में एक जैसे फूल डालते जाते हैं, उसी प्रकार क्या किया जाए, वर्णमाला में भी एक के बाद एक रचना उनकी होती है। ठीक है, अब देखिए हम वर्णमाला की परिभाषा कैसे करेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार करेंगे बच्चों, वर्णों की क्रमबद्ध रचना को, या तो क्रमशः रचना को, क्रमबद्ध रचना को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला में किस प्रकार की रचना है ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे हम यहां पर स्वर। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। देखिए बच्चों, स्वर अ, आ, ई, ऊ, ये है री। इसे क्या कहते हैं हम? री। इसका उच्चारण री होता है। ओके, री, ए, आई, ओ, औ। ये हुए हमारे 11 स्वर। कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। उसके बाद आता है अनुस्वार,
अनुस्वार कितने हैं? एक ही है, वो है अम। और विसर्ग एक ही है, आहा। और ये दोनों कहलाते हैं अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, क्योंकि ये स्वर या व्यंजन दोनों में भी कंसीडर नहीं होते। उसके बाद आते हैं व्यंजन। उसके बाद आते हैं व्यंजन। देखिए क, ख, ग, घ और ये है ज्ञ। उच्चार क्या करना है? ज्ञ। ठीक है। क के बाद आता है च, छ, ज, झ और ये है न्य। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ ये है न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और ये है म। ये है 25 व्यंजन जो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद जो आते हैं देखिए य, र, ल, व। ये जो ध्वनि है ये अंतस्थ ध्वनि कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण ये स्पर्श व्यंजन है। ये य, र, ल, व ये जो है वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। उसी के साथ देखिए यहां लिखती हूं मैं श, श और स। ये जो कहलाते हैं वर्ण ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में आपको अगली कक्षा में मैं बताऊंगी बच्चों। तो ये जो कहलाते हैं ये 3 व्यंजन जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर। उसके बाद कौन सा आते हैं? संयुक्ताक्षर। वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसका उच्चार ज्ञ नहीं करना है, इसका उच्चार आपको करना है ज्ञ। हाँ, ज्ञ यानी कि ऐसे ज्ञ, लेकिन लिखावट आपकी ऐसी होगी जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा आप कन्नड़ा में बोलते हो, इसको प्रतिज्ञा कन्नड़ा में बोलते हो, लेकिन हम इसे बोलेंगे हिंदी में प्रतिज्ञा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में? प्रतिज्ञा। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चों? इसी के साथ साथ आप इन ध्वनियों को छोड़कर कुछ ध्वनि ऐसे होती हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आई हुई होती हैं, जिसके कोई लिखावट या लिखित चिन्ह नहीं है, जैसे कि अ। ये ध्वनि चिन्ह हमारे पास नहीं है। ये ध्वनि चिन्ह हम क्या करते हैं? अंग्रेजी में उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको कहते हैं आगत ध्वनि, आगत व्यंजन या आगत ध्वनि। ठीक है, उसी के बाद ज, ये जो 2 ध्वनियां हैं ये भी फारसी भाषा से हमारी हिंदी वर्णमाला में आई हुई है, यानी लेकिन हम अ या ज इनका उपयोग वर्णमाला में नहीं करते। और 2 वर्ण हैं जो यहां पर दिए जाते हैं, ड
और ढ। इनके नीचे एक टीका लगाया है, वो कहलाते हैं नुक्ता, यानी कि ये दो व्यंजन भी फारसी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। इन दोनों को भी फारसी भाषा में उपयोग किया जाता है और ये फारसी भाषा से हमारी भाषा में, यानी कि आपने पिछले साल सीखा होगा कि देसी विदेशी, हाँ, शब्द के प्रकार में आपने देखा होगा कि शब्द बाहर से आए हुए शब्द हमारे हिंदी में किस प्रकार से समाविष्ट होते हैं। तो ये जो ध्वनि है, ये नुक्ता वाला ध्वनि, ये भी फारसी भाषा से आया हुआ है। और ये ज, यहाँ पर भी देखो नुक्ता है, इनका उच्चारण ज इस प्रकार से होता है, तो ये फारसी ध्वनियाँ हैं। लेकिन इन दोनों का हम वर्णमाला में उपयोग करते हैं, और लेकिन इनका अ और ज का ये हम वर्णमाला में इनका उपयोग नहीं करते। कुल मिलाकर हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्ण कितने हैं बच्चों? 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, और ये आप सभी को ध्यान में रखना ही होगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण यानी कि भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे हम खंडित नहीं कर सकते। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने वर्णमाला की भी परिभाषा की। वो क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध रचना को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वो वर्णमाला की रचना किस प्रकार है वो आज हमने यहाँ पर देखी है। पहले जो स्वर हैं वो 11 स्वर अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये कुल मिलाकर 11 स्वर। 2 अयोगवाह अम और अह, एक कहते हैं अनुस्वार और दूसरे को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं व्यंजन। जो 25 व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो व्यंजन आते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व, ये 4 व्यंजन जो है अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये सब मैं आपको अगली कक्षा में बताती हूँ बच्चों। और श श श वो उसमें व्यंजन कहलाते हैं। उसी के साथ 4 संयुक्त अक्षर क्ष त्र ज्ञ और श्र। अब आप सोच रहे हो बच्चों कि यहाँ पर मैंने जो चिन्ह दिए हैं, यहाँ पर एक तिरछी रेखा मैंने डाली है, वो क्या है, इसे क्या कहते हैं? यहाँ तो मैंने नहीं डाले, लेकिन यहाँ देखिए सभी तरफ मैंने डाले हैं। हाँ, तो ये क्या है? इसे बच्चों हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। मैंने पहले कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वो है ये वर्ण। इसे हम खंडित नहीं कर सकते, ये पहले से ही आधे हैं। क ख ग घ, इस प्रकार के जो वर्ण हैं ये आधे, पहले से ही आधे वर्ण हैं, इन्हें हम फिर से तोड़ नहीं सकते। ठीक है बच्चों, ये ध्वनि चिन्ह है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, इस हलंत लगाने से, यानी कि इन हलंत रहित चिन्ह जो हलंत में क में अगर हम स्वर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? वो अक्षर पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, व्यंजन यानी कि स्वरों सहित व्यंजनों का उच्चार होता है। समझ में आया बच्चों? आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है? वर्ण की परिभाषा लिखनी है, वर्णमाला की परिभाषा लिखनी है, उसी के साथ साथ वर्णमाला को भी आपको आपके व्याकरण बुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में इसके आगे जो स्वर है, जो व्यंजन है, उनकी परिभाषा के साथ, स्वरों की मात्रा के साथ हम सीखेंगे। धन्यवाद।